नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास हमने डीपीएसपी की पढ़ी थी, उसके प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, वो तैयार होकर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेंगे। आगे आता है हमारा जो है वो कार्यपालिका आती है। अगला क्या आता है, भाग 5 हम पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इस समय का सबसे जो है करंट टॉपिक में जो है सबसे ज्वलंत मुद्दा है राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव। अभी आपको पता होगा कि हमारी जो है नए राष्ट्रपति जो है चुन के आ चुकी हैं, उनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है। वो कहाँ से आती है, एक आदिवासी हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और हमने जो है इस सोचा कि इस टॉपिक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आसानी से हम समझ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले वनडे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति जो हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। हमारी कार्यपालिका जो भाग 5 का विषय है, 52 से 78 तक हमारी कार्यपालिका का वर्णन है। उसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है हमारा जो है संसद, महान्यायवादी, इन सब का प्रधानमंत्री, इन सब के लोगों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। प्रधानमंत्री भी इसी के अंतर्गत आता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का जो होता है वो महान्यायवादी इसी के अंतर्गत आता है। 52 से 78 के बीच में भाग 5 में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि 52 से 78 के बीच में क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति जैसा कि आपको पता है कि जसवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी के बीच में जो था राष्ट्रपति चुनाव हुआ। जो एनडीए की समर्थित उम्मीदवार थी वो कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी। वो भारत की पहली आदिवासी हैं। इससे पहले कौन रह चुकी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। कब से कब तक, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये रही थी फर्स्ट। ठीक है, 25 जुलाई 2012 से 2007 से 2012 तक। उससे पहले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन सर थे। तो अब मुर्मू जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मुर्मू जी आती कहाँ से हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है वो किस राज्य से संबंध रखते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट के रामनाथ कोविंद जी जो थे वो किस राज्य से संबंध रखते थे। श्री रामनाथ कोविंद जी जो थे वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से संबंध रखते थे, जबकि कानपुर में उनका गांव था। तो ये चीज़ जानना। उसी तरह हम थोड़ा सा मुर्मू जी के बारे में जानेंगे। ये संथाल एक जाति होती है, गौड़, और गौड़ जो जनजाति, गौंड कहते हैं, गौड़ नहीं, यहाँ पे यूपी में गौड़ बोला जाता है। गौंड जनजाति और भील और गौंड और भील के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, संथाल जनजाति है। कौन सी है, संथाल जनजाति है। संथाल कहाँ की जनजाति मुख्यतः है, ये जो होता है ये पठार जो होते हैं, जो हमारे जो नागपुर के पठार हैं वहाँ की जनजाति जो है संथाल है। वहाँ पे संथाल जनजाति का बहुत ज़्यादा जो है विकास है। और आपको पता भी होगा, इससे पहले भी बात चल रही थी कि जो जनजातियाँ हैं, भील जो सबसे बड़ी गौंड जनजाति है, वो चाह रही है कि हमारे जो 4 राज्य हैं जो जनजाति में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा है। इन 5 राज्यों को मिलाकर 29 ऐसे जिलों को काटकर एक संथाल, एक जनजातीय राज्य बना दिया जाए। क्योंकि सरकार, जनजातियों के जो नेता हैं उनका कहना है कि पूर्वज सरकारों ने क्या किया था कि हमारे साथ अन्याय किया था, और उन्होंने क्या किया था कि हमारी जो जनजातियां थी उनको अलग अलग कर दिया, जिससे हम क्या ना हो सके, एक ना हो सके, और एक होके हम लोग किसी चीज को आगे, मतलब हमारा जो विकास है उसको रोकने का पिछली सरकारों ने काम किया है। और उसी को रोकने के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो है जनजातियों का जो है वो 5 राज्यों को मिलाकर 29 जिले के, जो 5 राज्यों के 29 जिलों को मिलाकर एक बना दिया जाए। और उसके बाद वो जनजातियां वहां पे उनका सांस्कृतिक विकास, उनका आर्थिक विकास, ये सारे विकास जो रुके हुए हैं, क्योंकि जनजाति इसीलिए ये लोग कहे जाते हैं कि इनका विकास पूर्ण नहीं हो पाता, इनका मानसिक विकास इतना अच्छा नहीं होता। आप जानते हैं कि ये अपने ही रूप रंग में रहना पसंद करते हैं। जैसे कहीं कहीं जानते होंगे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी जनजातियां हैं कि वहाँ पे जाने के बाद लोग वापस ही नहीं आ पाते, या वो बेयर्ड क्षेत्र हैं, वो वहाँ पर सरकार ने ही बैंड कर दिया है कि आप नहीं जा सकते। तो आप सबसे पहले ये याद रखिए कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो गौंड है, उसका निवास स्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरी कौन सी, भील है, और तीसरी कौन सी, संथाल है, जिससे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता के बाद
पैदा हुई राष्ट्रपति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 ईयर इनकी एज है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू जी। सेकंड जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस जनजाति से दूसरी, उसके साथ ये पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल कब से हुआ या किस नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं। ठीक है, उसके साथ ये पूछा जा सकता है कि पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी। ठीक, कौन सी जनजाति आती है, तो संथाल से आती है। अब थोड़ा सा संथाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये पकानी कोका दुआ दसम, ये कोई जनजाति वर्ड नहीं है, इसको जनजाति वर्ड ना समझिएगा। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, जब इसको पढ़ाऊंगा तब ये पकानी कोका दुआ, तो ये जनजाति वर्ड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं संथाल है क्या। संथाल जो था, संथाल आपको बिरसा मुंडा जी याद होंगे, जो जनजातीय लोगों के भगवान कहे जाते हैं, बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी ने जो 1855 का जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उन्होंने क्या किया था, सूदखोरी का विरोध किया था। क्योंकि पैसे पहले भी सूदखोरी, जैसे बैंक होता है तो क्या करता है, हमारा पैसा सूद पे ही तो देता है, या बैंक के लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे को सूद रूप में देते हैं। आप आज उसका परिवर्तित रूप हो गया क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, उसका नाम खाली बदल दिया गया, मगर सूद आपको देना ही पड़ता है। आप जितना पैसा लेते हो, बैंक उसके एवज में आपको क्या करता है, जैसे आपको 2 लाख दिया तो उसके एवरेज में उसने बना दिया कि मैं आपसे 2 लाख दे रहा हूं एक मुश्त, और आपको हर महीने 2000 या 4000 रुपए आपसे लेता रहूंगा। तो उसी का विरोध करने के लिए, क्योंकि सूदखोरी प्रथा जो थी वो बहुत ज्यादा बंगाल या पठारी जो है राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसको खत्म करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने एक युद्ध किया। इन्होंने 2 लोगों को, इसको संथाल विद्रोह कहा जाता है। संथाल विद्रोह 1855, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में संथाल विद्रोह का नाम सुन, यहीं से संथाल जाति का जो उदय माना और भी पुरानी है संथाल जाति, क्योंकि संथाल जाति में कहा जाता है कि संथाल जाति जो है पुराने कल्चर पे, ये दीवालों पे जो है हाथी घोड़ों के चित्र को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब चीजों को ये पसंद करते हैं। तो बहुत ही पुरानी जनजातियां हमारी बहुत पुरानी, हम भी किसी जनजाति के रहे होंगे। हमारा क्या हुआ है कि आर्थिक विकास हो गया है, हमारा सामाजिक विकास हो गया है, इस वजह से हम लोग जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अनदरवाइज क्या है, हम भी किसी जनजाति से ही जुड़े रहे लोग हैं। तो संथाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संथाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, संथ और आला। संथ का मतलब होता है शांत। आपने देखा होगा कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया कि जब वो शपथ लेने आई थी, तो उन्होंने जो है वो सफेद साड़ी में, अपने जो तिरंगे से बनी, तिरंगे की तरह का उनका कलर था साड़ी का, अपनी साड़ी को पहनकर और हवाई चप्पल, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक राष्ट्रपति हवाई चप्पल में आ रहा है, तो सादगी का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और इस जाति का ही एक वो है कि संथाल जो है वो संथा का मतलब ही होता है शांत। क्या मतलब होता है, शांत। और आला का मतलब होता है मनुष्य। तो वो शांत मनुष्यों की ये जाति है, ये बहुत ही शांत रहते हैं। आपने देखा होगा हमारी मुर्मू जी भी जो है राष्ट्रपति जी, वो भी शांत ही स्वभाव की हैं। और सादगी का इससे बड़ा तो कोई वर्णन हो जाए, जो देश के सर्वोच्च पद पर है वो इतनी सादगी के साथ आया हो कि हवाई चप्पल पहन के जो है अपना शपथ ग्रहण लेने चली आई हो। तो संथाल जाति ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। क्या है, शांत। संथा मीन्स शांत और आला मीन्स होता है मनुष्य। शांत मनुष्यों की जो जाति होती है वो क्या कहलाती है, संथाल कहलाती है। अच्छा, संथाल की एक अपनी भाषा है। संथाल की भाषा जो है ओली चिक्की है। क्या है, ओली चिक्की, उनकी एक पर्सनल भाषा है। हमारी जो मुर्मू जी हैं संथाल जाति से जो आते हैं, ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के जो है मयूरभंज जिला है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। और इससे पहले भी कई पदों पर रही थी। तो ये जानते रहिए कि संथाल लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, पूछा जा सकता है, ओली चिक्की भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा, ओली चिक्की इनकी लिप है। इसको 1955 में रघुनाथ मुर्मू ने इसको विकसित किया था। इसको क्या किया था, रघुनाथ मुर्मू ने इसको क्या किया था, विकसित किया था। कौन सी भाषा को, ओली चिक्की भाषा को 1925 में, 1925 में। ठीक है, उसके साथ 1855 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें सिद्धू और कान्हू ये संथाल विद्रोह के मेन मुखिया थे। इन्हीं 2 लोगों ने मिलके, सिद्धू नाम था और उनका नाम क्या था, कान्हू, दोनों लोगों ने मिलके 1855 का विद्रोह में अहम भूमिका बनाई थी। और इन्होंने इस पे ही जो है संथाल विद्रोह का
शंखनाद किया था। और ये संथाल विद्रोह याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा संथाली जनजाति के विषय में। ठीक है, अच्छा और क्या है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी। भुवनेश्वर में एक ऐसा राज्य है जहां से ये राष्ट्रपति के तौर पे आ रही है पहली बार, और यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां, उन्होंने भी आदिवासी होने के नाते कई पार्टियों ने भी जो विरोध भी कर रही थी वो भी इनको वोट दी, और टोटल वोट का 60% वोट, 60% वोट, लगभग 6,67,000 वोट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पाई थी। और 3 लाख के अब नियर अबाउट 3,87,000 के करीब करीब वोट, क्योंकि वोट प्रतिशत जब मैं समझाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कितने परसेंट कौन कौन वोट पाया था और किस हिसाब से वोटों का बंटवारा होता है। तो 60% वोट पाकर जो है द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो है वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, और द्वितीय जो है राष्ट्रपति महिला बनी, और 15वें नंबर की हमारी राष्ट्रपति बनी। ये 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा वोटों के मूल्य पे। देखिए क्या होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो होता है वो कई लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हम प्रत्यक्ष मतदान नहीं करते हैं, भारत की जनता इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती है। भारत की जनता जिन प्रतिनिधियों को एमएलए या एमएलसी बनाकर या चुन के भेजी रहती है, वही लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति बनाने में प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे क्या होते हैं, निर्वाचित संसद के सदस्य, निर्वाचित संसद के सदस्य इन सेंस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग होते हैं। दूसरा, उनको हम ही लोग चुन के भेजते हैं भाई। लोकसभा के जो सदस्य जाते हैं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पे एमएलए बन के जाते हैं। फिर आता है हमारा विधानसभाएं आते हैं, विधान परिषद आती हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद वहाँ के भी सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो वोट इनमें करते हैं। साथ में पांडुचेरी और दिल्ली, ये 2 जो हैं 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ा जाता है। तो इतने लोग जो होते हैं यहाँ क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। एकल जो मतदान विधि होती है उसके द्वारा होता है। वो सब चीज़ें मैं आगे के उसमें समझाऊंगा आपको। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं कि वोट का मूल्य क्या होता है। आप जानते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मैं मेंशन करूंगा कि वोटों का मूल्य जो है ये राज्यों का है। राज्यों के वोटों का मूल्य, जो राज्य होते हैं उनके राज्यों के वोटों का मूल्य कैसे निर्धारण होता है, वहां की जनता के अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा जहां की जनता होगी वहां के विधायक के वोटों का मूल्य उतना ज्यादा होगा। सिक्किम में सबसे कम जनता है, इसलिए सिक्किम के एक विधायक के वोटों का मूल्य 7 है। कितना है? 7 याद रखिएगा, 7 है। ये चीज याद रखिएगा, सबसे कम है। और आपके उत्तर प्रदेश में जनता ज्यादा है, कितनी? 19 करोड़। अभी 22 करोड़ के हो गई होगी, क्योंकि 2011 में 19 करोड़ थी। तो बहुत तेजी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। सिर्फ जनता बढ़ाने में, जनसंख्या बढ़ाने में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और किसी चीज़ में ग्रोथ मुझे नहीं लगता है बहुत ऊपर है उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली जो है विकास की रिपोर्ट आई, उसमें भी हम 7वें नंबर पे हैं। तो बौद्धिक रिपोर्ट जो नीति आयोग ने जारी की है उसमें भी हम 7वें नंबर पे, 9वें पे थे, थोड़ा सा हम ऊपर बढ़े हैं। तो आप जानते रहे वोटों के मूल्यों में हम सबसे ऊपर रहते हैं। जहां पर जनसंख्या की बात होगी, मूल्यों की बात होगी, हमारा नैतिक मूल्य बहुत ऊपर हो जाता है। तो सिक्किम जो है सबसे कम है, इसके एक विधायक के वोट का मूल्य 7 था। और उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मूल्य जो था वोटों का मूल्य वो 208 था। इस चीज को आप मत भूलिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार जो है सिक्किम के विधायक के वोटों का मूल्य कितना है? 7, उत्तर प्रदेश के 208। अच्छा, एक और बात कि सबसे सांसदों के वोटों का मूल्य भी गिना जाता है। टोटल सांसद कितने? 776 सांसद है। उनके एक वोट का मूल्य कितना है? 700। कितना है? 700। इससे पहले कितना था? जब कोविंद जी बने थे 708 था। कितना था? 708 था। अब की बार कितना है? 700 है। और सबसे ज्यादा जो रहा है 1974 में 723। एक सांसद के वोटों का मूल्य 700 अब की बार था 2022 के चुनाव में, और 1974 के चुनाव में कितना था? 723 था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओवरव्यू से, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ओवरव्यू तो बता रहा हूँ, सारे चैप्टर को बता रहा हूँ, बट ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं वही चीज़ों को बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। यूपीए के उम्मीदवार थे जसवंत सिन्हा जी, और एनडीए मतलब ये एनडीए के घटक दल, एनडीए भाजपा समर्थित जो पार्टियां हैं उनकी उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, 60% वोट, याद रखिएगा 60%, कितने परसेंट, 60% वोट ये पाई थी। ठीक है, 60 पॉइंट समथिंग में होगा तो 60% आप उसको माने, क्रॉस वोटिंग भी हुई थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, और कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि हमारा राष्ट्रपति किस में, तो 52 में है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति कहा गया है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा।